बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इन बायोलॉजी क्लास 10th हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का लेक्चर 5 गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसियस एक्सचेंज का बुनियादी तौर पे आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, जो कि एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 3 ऑर्गन इन्वॉल्व्ड हैं। नंबर 1 रिब मसल्स, जो कि इंटरकोसल मसल भी कहलाते हैं। 2 रिब्स के दरमियान हमने डिस्कस किया था कि लाइन की सूरत में मसल्स होते हैं, और ये रिब मसल्स जो हैं रिब्स को आपस में करीब आने में और रिब्स को एक दूसरे से दूर जाने में मदद देते हैं। सेकंड ऑर्गन थोरेसिक कैविटी, यानी हमारी जो पसलियां हैं, रिब केज है, इसके पीछे जो खाली जगह होती है उसे हम रिब कैविटी कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा ऑर्गन है डायाफ्राम। डायाफ्राम हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं उसके बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है, और दोनों के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इन्हेलेशन, नंबर 2 एक्सहेलेशन। यहाँ पे हम गैसियस एक्सचेंज को भी इसके साथ, इस प्रोसेस के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इन दोनों का हिस्सा तो नहीं, मगर चूँकि इन्हेलेशन के नतीजे में जो हवा लंग्स के अंदर जाती है उसमें से ऑक्सीजन निकलकर एल्वेलाई से कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर चली जाती है, और इसी तरह जो हवा एक्सहेलेशन के प्रोसेस से लंग से बाहर जानी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरीज से निकलकर एल्वेलाई के अंदर आ जाती है। वैसे पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा बुनियादी पर्पस फिज़िकल प्रोसेस या मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करना है, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन को हम कहेंगे कि एयर एंटर इनटू द लंग्स। मसलन हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम बाहर की हवा को अंदर खींचते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्हेलेशन। एयर एंटर्स इनटू द लंग। हमने सांस अंदर खींचा, हवा अंदर खींची, तो हमारे लंग्स एक्सपैंड हुए और उनके अंदर हवा भर गई। एक्सहेलेशन, सेकंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हवा हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है हम उसको बाहर निकालते हैं, और इस अमल को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें एयर लंग्स से बाहर आ जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का पहला हिस्सा इन्हेलेशन। इसमें एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, यानी ये माउथ के ज़रिए और नोज़ के ज़रिए एयर जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है, एयर क्यों अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन इंसान उस एयर से कैसे हासिल करता है। तो इन्हेलेशन में एयर जब लंग्स के अंदर एंटर होती है उसकी वजह रिब्स मसल हैं। सबसे पहले रिब्स मसल या इंटरकोसल मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो खिंचते हैं। जब वो खिंचते हैं तो हमारी रिब्स एक्सपैंड होती हैं और रिब्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। जब ये दूर जाती हैं तो हमारा थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी यूं करके फूलेगी और फैल जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। रिब्स मसल की मदद करता है डायाफ्राम। डायाफ्राम डूम शेप्ड होता है और डायाफ्राम भी रिब्स मसल की मदद करता है इस थोरेसिक कैविटी को, ये जो अंदर जगह नज़र आ रही है जहाँ पे हम लंग्स देख रहे हैं, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी को फैलने में रिब्स मसल के अलावा डायाफ्राम मदद करता है। अब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में इसकी जो नॉर्मल शेप होती है वो डूम की तरह होती है, गुंबदनुमा होती है, मगर इन्हेलेशन के प्रोसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी डूम शेप थोड़ी सीधी हो जाती है। जैसे यहाँ आप देखें, ये जो डूम शेप है ये कम डूम शेप हो गई, हालांकि नॉर्मल हालत में ये डूम शेप खासी ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डूम शेप या डायाफ्राम मूव्स डाउन होता है, यानी ये डूम शेप डायाफ्राम जो है सीधा होके नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डूम शेप चेंज इनटू स्ट्रेट शेप, स्ट्रेट शेप के अंदर ये आ जाता है। और इस तरह तीसरा काम फिर ये होता है कि रिब्स मसल और डायाफ्राम मिलके थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज़ करने का, थोरेसिक कैविटी जो उसके दरमियान जगह है उसको बढ़ाने का सबब बनती है। लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी आप देखें पहले लंग्स जो थे घुटे हुए थे, मगर जैसे ही ये थोरेसिक केज, थोरेसिक कैविटी फैली और उसके दरमियान जगह बढ़ गई, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो गया,
इस लंग्स के प्रेशर के कम होने की वजह से लंग्स भी एक्सपैंड करते हैं, लंग्स फूलते हैं और बाहर से हवा जो इनहेलेशन के प्रोसेस से अंदर जानी है वो लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है और इस तरह ही हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इंसान की शेप डायग्राम में ड्रॉ की है। आउटर एयर जब इस ट्रैक से, इस एयर पैसेज वे से लंग्स में दाखिल होती है तो इसकी दो वजह होती है। रिब मसल्स या इंटरकोसल मसल्स जो हैं वो और डायाफ्राम मिल के जब चेस्ट कैविटी को बढ़ा देते हैं तो जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ जाता है या प्रेशर रिलीज हो जाता है इन लंग्स के ऊपर, लंग्स एक्सपैंड करते हैं और आउटर एयर इन लंग्स के अंदर भर जाती है। डायाफ्राम मूव्स डाउन या नीचे की तरफ आ जाता है और चेस्ट कैविटी के अंदर हवा या लंग्स के अंदर हवा जो है वो भर जाती है। सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का एक्सेलेशन है। इसमें जो हवा लंग्स के अंदर इकट्ठी हो चुकी है उसने बाहर आना है, यानी एयर गोज़ आउट फ्रॉम लंग्स। इसके अंदर भी रिब मसल या इंटरकोसल मसल्स जो हैं डायाफ्राम के साथ मिलके काम करते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है इनहेलेशन का। एक्सेलेशन के अंदर रिब मसल रिलैक्स करते हैं और रिब कॉन्ट्रैक्ट करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा रिब केज या थोरेसिक कैविटी फैली हुई थी, इन रिब मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से, अपनी जगह पे आने की वजह से ये फैली हुई रिब्स आपस में मिल जाती हैं और दरमियान की कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। इसी तरह डायाफ्राम जो स्ट्रेट शेप में आ चुका था वो दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है या मूव्स अप, तो इस ऊपर की तरफ हरकत की वजह से ये मज़ीद डूम शेप में आ जाता है और इसकी नॉर्मल हालत या डूम शेप बरकरार हो जाती है। अगर ये आप डायग्राम यहाँ पे देखें तो रिब मसल और रिब केज के रिलैक्स होने की वजह से दोनों तरफ से, चारों तरफ से लंग्स के ऊपर दबाव पड़ता है। नीचे से डायाफ्राम मूव्स अप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसकी डूम शेप बढ़ जाती है, लिहाजा लंग्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से थोरेसिक कैविटी डिक्रीज कर जाती है और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स पे दबाव पड़ता है, वो स्क्वीज़ होते हैं और उनके अंदर जो हवा मौजूद होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है। इस डायग्राम में आप गौर करें कि थोरेसिक कैविटी में रिब मसल्स ने और डायाफ्राम ने मिलके, ये दो रेड निशान हैं, ये रिब मसल के अंदर की तरफ जाने को शो कर रहे हैं। डायाफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ मज़ीद डूम शेप में आ गया, लंग्स के ऊपर प्रेशर बना, उस प्रेशर की वजह से जो एयर लंग्स के अंदर थी जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एयर पैसेज वे से बाहर आ गई। ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो ह्यूमंस का है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये इनवॉलेंट्री है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद ब खुद चलता रहता है, इंसान सांस लेता रहता है, मगर हम चाहें तो सम टाइम इसको अपनी मर्ज़ी से भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है और ये आमतौर पे 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पे चला जाता है। वजह उसकी ये होती है कि सेलुलर रेस्पायरेशन वर्जिश के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान या हार्ड फिजिकल वर्क के दौरान बढ़ जाती है। अब जब सेलुलर रेस्पायरेशन बढ़ती है तो उसकी वजह ये होती है कि इंसान के सेलों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्रीदिंग रेट में लाजमी बात है इंक्रीज़ की ज़रूरत होगी। जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन इंक्रीज़ होगी, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो चुकी है नॉर्मल से, वो स्टिमुलेट करेगी रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन को, यानी ब्रेन के अंदर एक रेस्पायरेटरी सेंटर है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़ायद कंसंट्रेशन की वजह से मुतहर्रिक होगा और हमारे रिब केज को और इंटरकोसल मसल्स ऑफ जो रिब्स हैं उनको, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। इस तरह ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ कर जाएगा और ब्लड के अंदर जो ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड है वो सांस की रफ्तार तेज़ होने से, ब्रीदिंग रेट तेज़ होने से मामूल पे आ जाएगी और इस तरह ब्रीदिंग रेट वर्जिश के दौरान मेंटेन रहेगा।